हेलो चिल्ड्रन, आई एम अभिषेक एंड यू आर वाचिंग बायोस्कैनर। मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने 2 किंगडम सिस्टम और 3 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन को पढ़ लिया था। आज के वीडियो लेक्चर में हम 4, 5 और 6 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन कंप्लीट करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो लेक्चर को पूरा देखेंगे और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। तो बिना कोई देरी किए हुए चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो लेक्चर। आइए पढ़ते हैं। ओके बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। और सबसे पहले हम रिवाइज करते हैं कि अभी तक हमने क्या पढ़ा है। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन पढ़ा था और उसके अंदर हमने ये समझा था कि कैरोलस लिनियस ने जो किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन है उसके अंदर 2 किंगडम्स बना दिए थे। उन्होंने कहा था कि 2 किंगडम सबसे ज्यादा अर्थ पर प्रेजेंट है और इन्हीं के इंडिविजुअल अर्थ पर हैं। 2 किंगडम जो उन्होंने बनाए थे, पहला किंगडम बनाया था उन्होंने किंगडम प्लांटी और दूसरा किंगडम उन्होंने बनाया था किंगडम एनिमेलिया। किंगडम प्लांटी के अंदर उन्होंने रखे थे सारे के सारे जो प्लांट्स थे उनको, और बैक्टीरिया और फंजाई को। तो इस तरह से उन्होंने 3 टाइप के ऑर्गेनिज्म को किंगडम प्लांटी में जगह दे दी थी। और किंगडम एनिमेलिया में उन्होंने सारे के सारे एनिमल्स और प्रोटोजोआ जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, इन सबको जगह दी थी। इसके अलावा यूग्लिना एक ऐसा ऑर्गेनिज्म था जिसको उन्होंने दोनों किंगडम्स में जगह दी थी। तो ये था 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। ये हमने पढ़ लिया था प्रीवियस वीडियो लेक्चर में और इसकी हमने शॉर्टकमिंग्स भी पढ़ ली थी। इसकी शॉर्टकमिंग्स ये थी कि इसमें जो बैक्टीरिया है उसको प्रोकैरियोटिक होने के बावजूद प्लांटी में जगह दी गई, जबकि प्लांटी के अंदर आने वाले सारे ऑर्गेनिजम्स यानी कि जो प्लांट्स होते हैं वो यूकैरियोटिक होते हैं। तो एक इसके अंदर ये कमी थी। दूसरी कमी इसके अंदर ये थी कि इसके अंदर जो फंजाई को हमने रख दिया था, फंजाई हीटरोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म होता है, यानी कि वो अपना फूड अपने आप नहीं बना सकता है। लेकिन फंजाई को हमने प्लांट्स के साथ किंगडम प्लांटी में जगह दे दी थी। प्लांटी के अंदर प्लांट्स जो होते हैं वो अपना फूड अपने आप सिंथेसाइज कर सकते हैं, यानी कि वो ऑटोट्रोफिक होते हैं। तो यहाँ पर फंजाई को प्लांट्स के साथ रख दिया गया, ये भी एक शॉर्टकमिंग थी। इसके अलावा यूग्लिना को दोनों किंगडम्स में जगह दे दी। और प्रोटोजोआ और जो डायटम्स होते हैं, प्रोटोजोआ यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक होते हैं और डायटम्स भी यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक होते हैं। लेकिन प्रोटोजोआ को किंगडम एनिमेलिया में जगह दी गई और डायटम्स को किंगडम प्लांटी में जगह दी गई, क्योंकि डायटम्स फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। तो सिमिलर ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग ग्रुपिंग में बांट दिया गया था। तो ये कुछ शॉर्टकमिंग्स थी जिनकी वजह से हमें एक तीसरा किंगडम सिस्टम लाना पड़ा। और तीसरा किंगडम लाने का जो श्रेय जाता है वो जाता है अर्नेस्ट हैकेल साहब को। उन्होंने एक तीसरा किंगडम इंट्रोड्यूस किया और उस किंगडम का नाम रखा उन्होंने किंगडम प्रोटिस्टा। जो उनसे भी ऑर्गेनिजम्स जिन पे कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई, जिनसे हमें प्रॉब्लम्स थी, उनको उन्होंने किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर रख दिया। यानी कि उन्होंने प्लांटी से उठा लिए फंजाई को, बैक्टीरिया को, और एनिमेलिया से उठा लिया प्रोटोजोआ को। तो इन सब ऑर्गेनिज्म को उन्होंने एक अलग से किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर ला करके अरेंज कर दिया। तो इस तरह से 3 किंगडम क्लासिफिकेशन हमारे पास आ गया अर्नेस्ट हैकेल साहब की तरफ से। इस किंगडम सिस्टम में भी हमें प्रॉब्लम्स लगी, ये शॉर्टकमिंग्स भी हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में पढ़ ली थी। यहाँ पर जो बैक्टीरिया की पोजीशन है उस पर हमें डाउट हुआ था। डाउट हमें ये हुआ था कि बैक्टीरिया जो होता है वो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होता है। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होने के बावजूद इसको जो रखा गया है यूकैरियोट्स के साथ रख दिया गया है। यूकैरियोट्स के साथ रखने का मतलब किंगडम प्रोटिस्टा जो हमने अर्नेस्ट हैकेल साहब ने बनाया है, किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर उन्होंने फंजाई को रखा है। फंजाई एक यूकैरियोटिक है। प्रोटोजोआ को रखा है, प्रोटोजोआ भी यूकैरियोटिक होते हैं। और इसके साथ में इन्होंने बैक्टीरिया को रख दिया जो कि प्रोकैरियोटिक होता है। तो इस तरह से 3 किंगडम क्लासिफिकेशन जो सिस्टम है वो हमने अच्छा नहीं माना। उसके बाद में लाया गया 4 किंगडम सिस्टम। आज हम 4 किंगडम सिस्टम से स्टार्ट करेंगे। आज ही के वीडियो लेक्चर में हम 5 किंगडम और 6 किंगडम क्लासिफिकेशन कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 4 किंगडम। 4 किंगडम जो सिस्टम दिया था वो दिया था कोपलैंड ने। ये कोपलैंड साहब को आप इधर देख रहे हैं। कोपलैंड साहब ने क्या किया, उन्होंने कहा एक नया किंगडम मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूं, और उन्होंने एक नया किंगडम बना दिया, किंगडम मोनेरा। मोनेरा का मतलब होता है मोनोस यानी कि सिंगल, यानी सोलिटरी, यानी अकेले रहने वाले ऑर्गेनिजम्स। तो नाम से आप समझ गए जो अकेले रहने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं इन्होंने उन सबको मोनेरा के अंदर प्लेस किया। तो इस तरह से अब हमारे पास 4 किंगडम्स हो गए। किंगडम मोनेरा नंबर 1, नंबर 2 हो गया किंगडम प्रोटिस्टा जो अर्नेस्ट हैकेल साहब ने दिया था, और प्लांटी एंड एनिमेलिया जो कैरोलस लिनियस ने पहले ही बता दिए थे। तो अब देखते हैं मोनेरा के अंदर इन्होंने किनको रखा। मोनेरा के अंदर इन्होंने जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन सबको रख दिया। यानी जो 3 किंगडम सिस्टम में बैक्टीरिया की वजह से प्रॉब्लम्स हमें हो रही थी, बैक्टीरिया हमारी आंखों में खटक रहा था, तो उन्होंने कहा कि ये मैं आपकी समस्या दूर कर देता हूं। बैक्टीरिया को उन्होंने किंगडम मोनेरा में रख दिया
और इन्होंने कहा कि जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होंगे उन सबको आप किंगडम मोनेरा के अंदर रखेंगे। प्रोकैरियोटिक आप जानते हैं, यानी जिनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो न्यूक्लियस के अंदर नहीं होता है और न्यूक्लियोइड की फॉर्म में वो प्रेजेंट होता है, उसके पास कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होती है। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर प्रोकैरियोट्स का आप समझते हैं। तो इन्होंने कहा कि किंगडम मोनेरा के अंदर जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आप डिस्कवर करेंगे उन सबको आप यहाँ पर प्लेस करते रहेंगे। कोपलैंड ने इसके लिए जो टर्म यूज किया मोनेरा के लिए, इन्होंने यूज किया था माइकोटा, और इसके बाद में डॉर्टी और एलन ने इसका नाम कर दिया मोनेरा। तो इस तरह से किंगडम मोनेरा हमारे पास तैयार हो गया। किंगडम मोनेरा के आने वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको सबसे ज्यादा प्रिमिटिव माना जाता है, यानी कि अर्थ पर सबसे पहले जो इवॉल्व होने वाले ऑर्गेनिजम्स थे वो किंगडम मोनेरा के ही मेंबर्स थे। सबसे पहले अर्थ पर ये आए और ये आज भी फ्लोरिश कर रहे हैं, यानी आज के टाइम पर भी ये अच्छे से रह पा रहे हैं। तो ये हो गए किंगडम मोनेरा के मेंबर्स। किंगडम मोनेरा का जो डिटेल्ड क्लासिफिकेशन है या किंगडम मोनेरा के ऑर्गेनिजम्स के जो डिटेल्ड कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है वो हम आगे के वीडियो लेक्चर्स में पढ़ेंगे। यहाँ पर अभी हम सिर्फ क्लासिफिकेशन सिस्टम को समझने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़े से फीचर्स हम यहाँ समझेंगे किंगडम मोनेरा के। इनके अंदर जो डीएनए होता है वो सर्कुलर होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है, नेक्ड होता है, जिसको न्यूक्लियोइड या जिनोफोर कहा जाता है। यहाँ पर आप ये देख रहे हैं इस इमेज में, इस सेंटर में न्यूक्लियर है और ये सिर्फ सेल के अंदर ऐसे ही पड़ा हुआ है, इसके चारों तरफ कोई न्यूक्लियस नाम की स्ट्रक्चर नहीं है, इसी वजह से इसको न्यूक्लियोइड भी कहा जाता है। डबल स्ट्रैंडेड आप जानते हैं डीएनए की जो स्ट्रैंड्स होते हैं, डीएनए के जो दो स्ट्रैंड्स होते हैं जब वो एक दूसरे के ऊपर कोल्ड हो जाते हैं तो उनको डबल स्ट्रैंडेड कहते हैं। तो सर्कुलर डीएनए होता है, दोनों तरफ से क्लोज्ड होता है, यानी कि ये इस तरह से क्लोज्ड फॉर्म में डीएनए रहता है इस तरह से। अब इसके अंदर यानी कि जो मोनेरा होता है उसके अंदर एक और खास बात होती है, इसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं होते हैं। हिस्टोन प्रोटीन्स एक ऐसा प्रोटीन होता है जो बेसिक जिनकी नेचर होती है, और ये जो डीएनए होता है, डीएनए के जो बहुत ही लंबी लेंथ होती है डीएनए स्ट्रैंड्स की, उनको ये आपस में बांध के रखता है। हिस्टोन प्रोटीन्स की हेल्प से डीएनए के जो स्ट्रैंड्स है एक जगह यूनाइटेड रहते हैं, और हिस्टोन्स प्रोटीन्स यूकैरियोटिक सेल्स में मिलते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स में हिस्टोन्स नहीं मिलते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, हिस्टोन्स प्रोटीन्स जो होते हैं ये जो डीएनए होता है प्रोकैरियोट्स का उनके अंदर नहीं होते हैं। इसके अलावा सेल को फंक्शन करने के लिए जो एंजाइम्स वगैरह चाहिए होते हैं वो उसकी मेम्ब्रेन से बाउंड होते हैं, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाउंड होते हैं, जिनको मीजोसोम्स भी कहते हैं। ये सारे के सारे फीचर्स आप किंगडम मोनेरा में आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर एक हल्का सा बस हम उनका ओवरव्यू ले रहे हैं। इसके अलावा जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं उनके अंदर साइक्लोसिस जैसी कोई इवेंट नहीं मिलती है। यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं वो साइक्लोसिस उनके अंदर होता है। साइक्लोसिस का मतलब होता है कि जो उनका साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर एक स्ट्रीमिंग मूवमेंट होते हैं। स्ट्रीमिंग मूवमेंट, आप ये एक सेल समझिए, ये एक यूकैरियोटिक सेल है, ये अमीबा की सेल है फॉर एग्जांपल, और अमीबा ने बाहर से कोई फूड पार्टिकल एनगल्फ किया है, तो ये जो फूड पार्टिकल है इसकी पूरी की पूरी जितनी भी सेल की स्ट्रक्चर है पूरी सेल के अंदर ये इस तरह से मूव करता है, और इससे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सेल एब्जॉर्ब करती रहती है, और जब इससे सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं तो इसको सेल बाहर निकाल देती है। तो इस तरह से जो ये मूवमेंट होती है वेस्ट मटेरियल्स को या फूड पार्टिकल्स को पूरी की पूरी सेल के अंदर मूव कराने की, इस मूवमेंट को साइक्लोसिस कहा जाता है। और साइक्लोसिस की जो इवेंट होती है, ये जो फिनोमेना होती है, ये सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स में होती है। तो कुछ डिफरेंसेस हमने देख लिए प्रोकैरियोटिक सेल्स के, जिनको किंगडम मोनेरा के अंदर कोपलैंड साहब ने रख दिया था और एक नया किंगडम उन्होंने बना दिया था। इसके अलावा अब हम देखेंगे कि किंगडम मोनेरा के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिज्म यहाँ पर रखे गए हैं। तो किंगडम मोनेरा के अंदर आने वाले जो ऑर्गेनिजम्स है वो होते हैं आर्कीबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, साइनोबैक्टीरिया। तो ये जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं इनको भी हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। आर्कीबैक्टीरिया जो होता है वो सबसे पुराना बैक्टीरिया होता है, यानी कि ये बैक्टीरिया इस टाइप का होता है कि जो सबसे एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशंस है उसको ये झेल जाता है, उसमें भी ये रह लेता है। इसके अलावा जो यूबैक्टीरिया होता है ये कॉमन बैक्टीरिया होता है जो हमें डिजीज वगैरह कर देता है, इसको हम यूबैक्टीरिया कहते हैं। साइनोबैक्टीरिया जो होता है ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है। तो इस तरह से जितने भी बैक्टीरिया होते हैं उन सभी को किंगडम मोनेरा के अंदर जगह दी गई है। ये आप याद रखना है, आपको किसी भी टाइप का जो भी बैक्टीरिया होगा, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो भी होंगे, उन सबको हम किंगडम मोनेरा में रखते हैं। किंगडम मोनेरा में आने वाले जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि आर्कीबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया, इनको हम किंगडम मोनेरा के साथ हम आगे पढ़ेंगे। तो अभी तक हमने ये समझ लिया है कि किंगडम मोनेरा इंट्रोड्यूस किया कोपलैंड साहब ने, और जो हमारा क्लासिफिकेशन सिस्टम बना
वो बन गया 4 किंगडम सिस्टम, यानी कि अब हमारे पास हो गए 4 किंगडम्स। लेकिन 4 किंगडम्स होने के बावजूद भी एक दो कमियां रह गई थी जिनको दूर करेंगे हम। अभी हम देखते हैं शॉर्टकमिंग्स ऑफ 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, यानी कि जो 4 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम लाया गया है इसमें क्या प्रॉब्लम रह गई, कुछ कमियां इसमें रह गई थी जिसको हमने दूर करने की कोशिश की। एक कमी इसमें रह गई थी कि जो किंगडम प्रोटिस्टा हमारे पास था, किंगडम प्रोटिस्टा में से ही हमने निकाला था प्रोटोजोआ को, फंजाई को और बैक्टीरिया को। बैक्टीरिया को तो हमने निकाल के बना दिया मोनेरा, लेकिन अभी हमारे पास प्रोटिस्टा में रह गए प्रोटोजोआ और फंजाई, यानी कि प्रोटिस्टा के जो मेंबर्स हैं अभी भी जो बचे हुए, प्रोटिस्टा के अंदर 2 मेंबर्स अभी भी बचे हुए हैं, प्रोटोजोआ और फंजाई। अब 4th किंगडम सिस्टम के ऊपर यह क्वेश्चन लगाया गया कि प्रोटोजोआ और जो फंजाई हैं ये दोनों ऑर्गेनिज्म अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म है, इनकी भी प्लेसिंग एक ही ग्रुप में नहीं होनी चाहिए, और इस वजह से एक 5th ग्रुप लाया गया और उस 5th ग्रुप में फंजाई को अलग से प्लेस कर दिया गया। वो जो 5th ग्रुप लेकर के आए वो लेकर के आए आर.एच. विटेकर साहब। आर.एच. विटेकर साहब ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया। आर.एच. विटेकर ने क्या किया, आर.एच. विटेकर ने कहा कि आप एक किंगडम फंजाई अलग से बना लीजिए जिसके अंदर आप सारे की सारी फंगस या फंजाई को प्लेस कर देंगे। इस तरह से उन्होंने लिविंग ऑर्गेनिजम्स जितने भी अर्थ के ऊपर हैं उन सबको 5 किंगडम्स में क्लासिफाई कर दिया। और अब हमारे पास कितने किंगडम्स हो गए, अब हमारे पास 5 किंगडम्स हो गए। सबसे पहला किंगडम हमारे पास हो गया किंगडम मोनेरा। मोनेरा के अंदर कौन कौन ऑर्गेनिज्म आए, मोनेरा के अंदर आए सारे के सारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। सेकंड किंगडम हमारे पास हो गया प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के अंदर आए सारे के सारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं और मोनेरा में यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स होते हैं। इसके बाद में आया किंगडम फंजाई। फंजाई के अंदर हमारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स मल्टीसेलुलर आना स्टार्ट हुई जो कि हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन थे। प्लांटी के अंदर ऑटोट्रोफिक, अपना फूड अपने आप बनाने वाले प्लांट्स, और एनिमेलिया के अंदर जितने भी एनिमल्स हैं वो सारे के सारे एनिमल्स यहाँ पर रख दिए गए। तो इस तरह से अब हम देखते हैं कि कौन कौन से ऑर्गेनिज्म को कहाँ जगह मिली है। सबसे पहला है किंगडम मोनेरा, हमने पढ़ लिया है। किंगडम मोनेरा के अंदर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को रखा जाता है जो कि यूनिसेलुलर होते हैं, और इसके एग्जाम्पल है आर्कीबैक्टीरिया, ट्यूबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी एंड माइकोप्लाज्मा। इसके बाद में देखा हमने प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के अंदर यूनिसेलुलर यानी एक सेल वाले यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। यूकैरियोटिक सेल यानी कि जो एडवांस टाइप की सेल्स होती हैं। इसके अंदर प्रोटिस्टन एल्गी यानी ऐसी एल्गी जो फोटोसिंथेसिस कर सकती है, जैसे कि यूग्लिना था जिसने बहुत प्रॉब्लम्स हमें क्रिएट की। डायटम्स थे, डायटम्स ने भी हमारे सामने समस्याएं रखी। प्रोटोजोआ यानी अमीबा, पैरामीशियम, ये सब यहाँ पर प्रोटिस्टा में रख दिए गए। इसके अलावा जो विटेकर साहब ने इंट्रोड्यूस किया था किंगडम, ये था फंजाई। फंजाई के अंदर सारे के सारे फंगस को रख दिया गया। फंगस आपने देखा होगा हमारी स्किन पे इरिटेशन क्रिएट कर देते हैं, और जो फूड पार्टिकल्स होते हैं उनको भी सड़ा देते हैं। ब्रेड आपने देखा होगा, ब्रेड के ऊपर व्हाइट कलर का जो होता है वो फंगस होता है। और इसके अलावा आपने देखा होगा बरसात में जो टूटे दरवाजे होते हैं, लकड़ी की खिड़कियां होते हैं, उन पे फंगस ग्रो कर जाता है। तो इन्हीं सारी फंजाई के लिए अलग से किंगडम बनाया गया, किंगडम फंजाई। 4th किंगडम था प्लांटी। प्लांटी के अंदर आने वाले सारे के सारे प्लांट्स होते हैं, यानी कि ये ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं और अपना फूड अपने आप सिंथेसाइज करते हैं। इसके अंदर एल्गी, ब्रायोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स ये सब आएंगे जिनको आप डिटेल्स में पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, जहां पर हम किंगडम प्लांटी अलग से पढ़ेंगे। इसके बाद में आया किंगडम एनिमेलिया। एनिमेलिया के अंदर रखे गए सारे के सारे एनिमल्स। यहाँ पर आप देख रहे होंगे बहुत सारे एनिमल्स की क्लासेस और फाइलम लिखे हुए हैं, जैसे कि स्पंज, नाइडेरिया, वर्म्स, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा, मोलस्का, ये सब भी हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तो इस तरह से 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स यहाँ पर आ गए। अब हम देखने की कोशिश करते हैं कि जो विटेकर साहब ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया है उसका इन्होंने क्या आधार बनाया है, यानी कि क्या बेसिस है 5 किंगडम्स में एनिमल्स को क्लासिफाई करने का। ये जो बेसिस है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए, एग्जामिनेशन में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो सबसे पहला जो बेस उन्होंने बनाया वो बनाया कंप्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, यानी सेल्स जो होती हैं वो किस किस टाइप की होती हैं। सेल्स बेसिकली 2 टाइप की होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो यहाँ पर इन दोनों सेल्स के हिसाब से उन्होंने क्लासिफाई किया। कंप्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स बॉडी, यानी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर सेल्स कितनी होती हैं, ये यूनिसेलुलर हो सकते हैं और मल्टीसेलुलर हो सकते हैं। इसके अलावा मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन मींस एक ऑर्गेनिज्म अपना फूड कैसे ऑब्टेन करता है। जनरली जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो या तो ऑटोट्रोफिक होता है, यानी अपना फूड अपने आप बना लेते हैं, या हेटरोट्रोफिक होता है, यानी फूड दूसरों से ऑब्टेन करते हैं। रिप्रोडक्शन,
यानी कैसे अपनी नंबर्स को बढ़ाते हैं, और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप यानी इवोल्यूशनरी के लेवल पर वो किस जगह कैसे उनकी ग्रुपिंग की जाए। तो ये 5 क्राइटेरिया उन्होंने यूज किए, इनके आधार पर उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया। इन 5 क्राइटेरिया को अगर हम अलग अलग से पढ़ने की कोशिश करें तो सबसे पहले जो कंप्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर आता है, इसमें उन्होंने बताया कि 2 टाइप की सेल्स होती हैं। जो प्रिमिटिव सेल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स, और जो एडवांस टाइप की सेल होते हैं उनको हम बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल्स। इनके डिफरेंसेस आप बहुत ही अच्छे से समझ गए हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स का जो डीएनए है वो उसके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होते, ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है यहाँ पर, और एक ही यूकैरियोटिक सेल है, इसका जो डीएनए है वो न्यूक्लियस के अंदर रहता है। जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं वो एडवांस होते हैं, इसके अंदर सारे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट ये सब नहीं होते हैं। तो पहला ये बेस हो गया। दूसरा बेस विटेकर साहब ने बनाया था कंप्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स बॉडी, यानी ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी होती है वो सिंपल या कॉम्प्लेक्स हो सकती है। सिंपल बॉडी होगी तो यूनिसेलुलर होगा ऑर्गेनिज्म, और उसकी बॉडी प्रोकैरियोटिक होगी, यानी एक सेल होगी उसके पास और वो भी प्रोकैरियोटिक। और अगर कॉम्प्लेक्स होगी थोड़ी सी तो यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर हो सकते हैं, यानी यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक हो सकते हैं पहले आए यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक, इनसे इवोल्व होकर बने यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक, और फिर यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक डेवलप होकर बने मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक। तो ये इवोल्यूशन की स्टेजेस हैं, इनको भी यहाँ पर ध्यान रखा गया और यही चीजें समझाई गई। तो ये इवोल्यूशनरी स्टेज आप एक बार समझिए। यहाँ पर सबसे पहले जो ऑर्गेनिज्म इवोल्व हुए वो क्या थे? यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोटिक। यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का उनके अंदर इवोल्यूशन हुआ, और इनसे जो सेल्स थी वो थोड़ी एडवांस हो गई। तो इनसे एडवांस सेल होने के बाद में किस टाइप के ऑर्गेनिज्म इवोल्व हुए? जो ऑर्गेनिज्म इवोल्व हुए वो है यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक। और यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स फिर से इवोल्व हुए और ये बन गए मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। इस तरह से इस बेसिस पर लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया आर.एच. विटेकर साहब ने, और ये क्लासिफिकेशन में आपने देखा भी होगा। सेल स्ट्रक्चर के बेसिस पर सबसे पहले उन्होंने प्रोकैरियोट्स को मोनेरा के अंदर रखा, उसके बाद में यूकैरियोट्स को उन्होंने प्रोटिस्टा के अंदर जगह दी। यहाँ पर देखिए यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स और मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स को उन्होंने उसी तरह से अपने क्लासिफिकेशन सिस्टम में अरेंज किया हुआ है। ये 2 बेसिस हो गए। इसके बाद में बेस उन्होंने बनाया मोड ऑफ न्यूट्रिशन को, यानी ऑर्गेनिज्म अपना फूड कैसे बनाते हैं। सबसे पहले ऑटोट्रोफ, जैसे कि ये प्लांट्स हैं यहाँ पर, ये सनलाइट की हेल्प से अपना फूड खुद बना सकते हैं। फिर हीटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी ये एनिमल्स होते हैं, ये दूसरों के ऊपर डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए। मोड ऑफ न्यूट्रिशन और कई टाइप के होते हैं, लेकिन उन सभी को जनरली हम हीटोट्रोफिक ही कहते हैं। तो ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी इन्होंने बेसिस बनाया। रिप्रोडक्शन में इन्होंने बताया कि 2 टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, इधर इट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और इट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पर फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स का भी ध्यान रखा उन्होंने जब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को अरेंज किया। फाइलोजेने का मतलब आप जानते हैं, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ रिलेशनशिप, जो हमें पता लगती है फॉसिल रिकॉर्ड से, और इसके अकॉर्डिंग ही हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को अरेंज करते हैं। अब फाइलोजेनेटिकली आप यहाँ पर देखें, अगर सबसे पहले किंगडम मोनेरा को रखा गया है, फर्स्ट किंगडम है ये। अब किंगडम मोनेरा के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स है वो यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक है। अब यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक से ऑर्गेनिज्म थोड़ा सा और इवोल्व हुए, यानी इनका इवोल्यूशन हुआ। इवोल्यूशन होने के बाद में प्रोटिस्टा डेवलप हुए। प्रोटिस्टा क्या थे? प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर थे लेकिन यूकैरियोटिक थे। अब इन्हीं से मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक फंजाई डेवलप हुई। मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक फंजाई से ही ऑटोट्रोफिक प्लांटी एंड हीटोट्रोफिक एनिमेलिया डेवलप हुए। तो सबसे ज्यादा जो एडवांस ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एनिमल्स होते हैं, और सबसे ज्यादा जो प्रिमिटिव होते हैं वो किंगडम मोनेरा के मेंबर्स होते हैं। तो इस तरह से आर.एच. विटेकर साहब ने फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स को ध्यान रखते हुए पूरे का पूरा किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन प्रिपेयर किया। अब हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि क्या 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम एक जस्टिफाइड प्लान है हमारे पास, क्या हम इसको सही मान सकते हैं? तो इसको सही मानने के लिए हमें बेसिकली कुछ बातें समझनी होंगी, जिनके आधार पर हम ये बता सकें कि ये क्लासिफिकेशन सिस्टम बिल्कुल सही है। देखिए, अभी हमने 5 किंगडम सिस्टम देख लिया है, अब हमें इसकी बढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी, जिससे कि हम इतनी मेहनत हम करके आए हैं वो हमारी वसूल हो सके। तो जस्टिफिकेशन में हम कुछ ज्यादा बातें नहीं बताएंगे, हम सिर्फ ये देखने की कोशिश करेंगे कि ये जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है ये सही है, जो किया जा रहा है विटेकर साहब द्वारा वो ठीक ही किया जा रहा है। तो इसमें यह बोला जा रहा है कि प्रोकैरियोट्स को सेपरेट कर दिया गया और इंडिपेंडेंट किंगडम मोनेरा बना दिया गया, वो बिल्कुल जस्टिफाइड है, क्योंकि प्रोकैरियोट्स का एक अलग ही किंगडम होना चाहिए, प्रोकैरियोट्स को यूकैरियोट्स से अलग रखना चाहिए।
तो ये बात जस्टिफाइड है और ठीक ठाक ही ये बात है, इसको हम गलत नहीं बोल सकते। इसके बाद में दूसरा जस्टिफिकेशन ये है कि यूकैरियोट्स जो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स थे उन सबको एक अलग किंगडम दे दिया गया, किंगडम प्रोटिस्टा। वो भी बात जस्टिफाइड है। इससे जो यूग्लिना जैसे ऑर्गेनिज्म थे जो दोनों जगह हाथ आजमा रहे थे उनको भी एक जगह मिल गई और उनको हम अच्छे से प्लेस कर पाए। तो इस तरह से किंगडम प्रोटिस्टा बना देना भी जस्टिफाइड है, ये भी बात सही है। इसके अलावा जो फंजाई थी, फंजाई को कोई देखने वाला नहीं था अभी तक, फंजाई को प्रोटिस्टा में ही रखा हुआ था, तो इन्होंने फंजाई के लिए एक अलग से किंगडम बना दिया। तो इस तरह से फंजाई के लिए एक अलग से किंगडम होना और फंजाई को एक किंगडम की रैंक पर लेके जाना, यानी फंजाई की भी कोई औकात है, कोई अहमियत है, इसकी भी कोई वैल्यू है, तो ये भी ठीक ठाक बात है, तो इसको भी हम करेक्ट मान सकते हैं। तो इस तरह से अभी तक सारी बातें हमने इनको जस्टिफाइड कर दी है। इसके अलावा यहाँ पर जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं, इनके जो दोनों के दोनों किंगडम्स हैं, इनको होमोजीनस ग्रुप कहा जाता है। होमोजीनस ग्रुप का मतलब है इनके अंदर सारे के सारे जो ऑर्गेनिज्म बिल्कुल एक जैसे हैं। जो प्लांट्स होते हैं ऑटोट्रॉफिक होते हैं, सारे के सारे प्लांट्स अपना फूड अपने आप बना सकते हैं। तो किंगडम प्लांटी पूरी तरह से होमोजीनस ग्रुप है, यानी सब इसके अंदर एक जैसे हैं। किंगडम एनिमेलिया में भी सब सारे के सारे होमोजीनस ही हैं, क्योंकि ये अपना फूड अपने आप नहीं सिंथेसाइज कर सकते, ये सारे के सारे हेटेरोट्रॉफिक हैं। इस तरह से एक होमोजेनिटी तैयार हुई और जो क्लासिफिकेशन सिस्टम हम पढ़ते आ रहे हैं इतने टाइम से, उसका हमारा जो बेसिक मोटो था वो भी यही था कि हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एक सिमिलैरिटी के बेसिस पर ग्रुप कर सके। और यहाँ पर भी वही हो रहा है, हमने 5 किंगडम्स में इनको सिमिलैरिटी के बेसिस पर अरेंज कर दिया है। इसके अलावा इसके जस्टिफिकेशन में कुछ और बातें कही गई। एक ये बात भी कही गई कि ये जो है फाइलोजेनेटिकली अप्रोप्रिएट सिस्टम है, जो कि अभी हमने पढ़ लिया है कि यहाँ पर मोनेरा है यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स, प्रोटिस्टा है यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, फंजाई है मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स, प्लांटी ऑटोट्रॉफिक मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स एंड एनिमेलिया हेटेरोट्रॉफिक मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स। तो फाइलोजेनेटिकली भी ये क्लासिफिकेशन सिस्टम बिल्कुल सही है। यहाँ पर जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको उनकी इवोल्यूशन के आधार पर अरेंज किया गया है, यानी सबसे प्रिमिटिव वो जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये मोनेरा के अंदर रखे गए हैं और जो सबसे ज्यादा एडवांस्ड हैं उनको एनिमेलिया के अंदर रखा गया है। इस तरह से हमने ये कुछ जज साहब के सामने जस्टिफिकेशंस दिए और उन्होंने अप्रूव कर दी हमारी बात, उन्होंने मान ली हमारी बात कि जो जो बातें आप बोल रहे हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के लिए हम उसको जस्टिफाइड करते हैं। हम आपके सारी बातें मानने को तैयार हैं कि 5 किंगडम सिस्टम जो क्लासिफिकेशन है आर.एच. विटेकर साहब का दिया हुआ वो सही है, आप इसको आगे इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब आप आगे पढ़ाई करेंगे आगे की क्लासेस में तो ज्यादातर इसी सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन जो ओपोजिशन में वकील साहब खड़े हुए थे उन्होंने इसकी 1-2 बुराइयां भी करी। उन्होंने कहा कि सर कुछ ऑब्जेक्शंस मुझे हैं। ऑब्जेक्शंस में उन्होंने ये बताया, जिसको हम ड्रॉबैक्स भी कह सकते हैं, उन्होंने ये बताया कि किंगडम मोनेरा के अंदर और किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर अभी भी कुछ जो ऑर्गेनिजम्स है वो हेटेरोजीनस हैं। यानी आप बोल रहे हैं कि हमने सारे के सारे जो किंगडम्स हैं उनके अंदर जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको एक जैसे रखा है और सारे किंगडम्स में आने वाले ऑर्गेनिजम बिल्कुल एक जैसे ही हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ डाउट्स हैं मुझे। जज साहब ने पूछा बताइए क्या डाउट है, तो उन्होंने कहा कि किंगडम मोनेरा के अंदर जो बैक्टीरिया होता है, कुछ बैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक होते हैं और कुछ बैक्टीरिया नॉन फोटोसिंथेटिक होते हैं। तो कुछ बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक हैं, कुछ हेटेरोट्रॉफिक हैं। इसी तरह से प्रोटिस्टा के अंदर भी हैं, कुछ प्रोटिस्टा जो है वो ऑटोट्रॉफिक हैं, कुछ हेटेरोट्रॉफिक हैं। तो इस तरह से न्यूट्रिशन के बेसिस पर ये जो 2 ग्रुप्स आपने बनाए ये हेटेरोजीनस हैं। इनमें कोई अपने आप फूड सिंथेसाइज कर रहे हैं, कोई अपने आप फूड सिंथेसाइज नहीं कर रहे हैं। तो ये हमें समस्या है। दूसरी समस्या क्या है? दूसरी समस्या है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स की, यानी कि मोनेरा के अंदर बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस कर रहा है और प्रोटिस्टा के अंदर डायटम्स यूग्लिना फोटोसिंथेसिस कर रहा है। दोनों फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, दोनों यूनिसेलुलर हैं, लेकिन इनको आपने अलग अलग किंगडम्स में रख दिया है। अब यहां से ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि कौन सा किससे इवोल्व हुआ है। तो ये 2-3 डाउट्स हैं, और भी कुछ डाउट्स हैं 5 किंगडम सिस्टम के ऊपर, लेकिन जनरली इन डाउट्स को हम नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि ओवरऑल ये जो सिस्टम है ये अप्रोप्रिएट है और ये यूज किया जाता है। इसके अलावा भी एक किंगडम सिस्टम पॉपुलर है जिसको बोला जाता है 6 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये दिया था कार्ल वुज साहब ने। ये जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है ये थोड़ा एडवांस है, थोड़ा सा बेटर है, लेकिन अभी भी आर.एच. विटेकर साहब का जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो चल रहा है, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी जब हम पढ़ ही रहे हैं तो 6 किंगडम सिस्टम को भी एक बार देख लेते हैं। अब 6 किंगडम सिस्टम में कार्ल वुज साहब ने क्या किया, हमारे पास अभी तक 5 किंगडम्स थे, उन्होंने कहा कि किंगडम हो गए 6। तो उन्होंने जो किंगडम मोनेरा हमारे पास था, यहां पर मैं लिख रहा हूं
किंगडम मोनेरा जो था, किंगडम मोनेरा के अंदर हमने आर्कीबैक्टीरिया और बैक्टीरिया को रखा हुआ था। आर्कीबैक्टीरिया सबसे प्रिमिटिव बैक्टीरिया होता है, इससे पहला कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं है, इसको लिविंग फॉसिल भी कहा जाता है। यानी ये माना जाता है कि आर्कीबैक्टीरिया अर्थ पर सबसे पहले इवोल्व हुआ। तो आर्कीबैक्टीरिया को और यू बैक्टीरिया को इन्होंने दो अलग अलग किंगडम्स में प्लेस कर दिया। तो इस तरह से एक किंगडम इन्होंने बढ़ा दिया, किंगडम मोनेरा को इन्होंने खत्म कर दिया, और किंगडम मोनेरा को खत्म करके इन्होंने पहला किंगडम बनाया किंगडम आर्कीबैक्टीरिया, और दूसरा किंगडम बनाया किंगडम यू बैक्टीरिया। बचे हुए किंगडम हमारे पास वही रहे, थर्ड किंगडम प्रोटिस्टा, फोर्थ फंजाई, फिफ्थ प्लांटी एंड सिक्स्थ वन इज एनिमेलिया। तो इस तरह से हमारे पास 6 किंगडम्स हो गए। अब इन 6 किंगडम्स को उन्होंने अरेंज इस तरह से किया, उन्होंने कहा कि 3 डोमेन्स हैं अर्थ के ऊपर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के। 3 डोमेन्स में पहला जो डोमेन है वो आर्की डोमेन है, इसके अंदर आर्की बैक्टीरिया आता है। दूसरा जो डोमेन है वो बैक्टीरिया का डोमेन है। पहले जो 2 डोमेन है ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के डोमेन है, और जो थर्ड डोमेन है वो यूकैरिया है, यानी इसके अंदर यूकैरियोट्स आते हैं। इस तरह से 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया कार्ल वुज ने। एक बार और समझते हैं हम इनको। इस सिस्टम में इन्होंने क्या किया, इन्होंने जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको 3 डोमेन्स में डिवाइड किया। पहले डोमेन का नाम उन्होंने रखा आर्की, दूसरे डोमेन का नाम रखा बैक्टीरिया, और तीसरे डोमेन का नाम रखा यूकैरिया। आर्की के अंदर उन्होंने आर्की बैक्टीरिया को रखा, बैक्टीरिया के अंदर उन्होंने नॉर्मल यू बैक्टीरिया को रखा, और यूकैरिया के अंदर उन्होंने सारे के सारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को प्लेस कर दिया। तो इस तरह से 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया कार्ल वुज साहब ने। ये हो गया हमारा 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब हम आज के वीडियो लेक्चर को समराइज करते हैं कि आज के वीडियो लेक्चर में अभी तक हमने क्लासिफिकेशन सिस्टम में और किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन में क्या क्या हमने पढ़ा है। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि कैरोलस लीनियस ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। उन्होंने लिविंग वर्ल्ड में 2 किंगडम्स बताए थे। पहला किंगडम उन्होंने बताया था किंगडम प्लांटी, प्लांट्स के लिए, और दूसरा किंगडम उन्होंने बताया था किंगडम एनिमेलिया, एनिमल्स के लिए। अब वहां पर प्रॉब्लम की बैक्टीरिया और फंजाई ने, और बैक्टीरिया फंजाई के ऊपर हमें थोड़ा डाउट हुआ, और इस वजह से प्लांटी के अंदर बैक्टीरिया फंजाई को हमें हटाना पड़ा, और प्लांटी के अंदर से बैक्टीरिया और फंजाई को हटा करके अर्नेस्ट हेकल ने नया किंगडम बना दिया किंगडम प्रोटिस्टा, जिसको कहा गया थर्ड किंगडम। और इसके साथ साथ उन्होंने वहां पर बैक्टीरिया फंजाई के साथ साथ उन्होंने प्रोटोजोआ को किंगडम एनिमेलिया से लेकर के प्लेस कर दिया। अब यहां पर भी समस्या क्रिएट हुई बैक्टीरिया की वजह से। अब बैक्टीरिया को यहां से हटा दिया कोपलैंड साहब ने, और उन्होंने एक नया किंगडम बनाया किंगडम मोनेरा, जिसके अंदर उन्होंने सारे के सारे बैक्टीरिया को प्लेस कर दिया। इस तरह से हमारे पास 4 किंगडम्स हो गए। फिर 5th किंगडम ऐड किया विटेकर साहब ने, क्योंकि जो फंजाई है अभी तक वो प्रोटिस्टा के अंदर ही था, तो उन्होंने इसको एलिवेट कर दिया और इसको भी एक किंगडम बना दिया, और इस तरह से हमारे 5 किंगडम तैयार हो गए किंगडम फंजाई को मिला करके। कार्ल वुज साहब ने 5 किंगडम्स की जगह 6 किंगडम किए, और जो किंगडम हमारा मोनेरा है उसके उन्होंने 2 किंगडम्स बनाए, किंगडम आर्कीबैक्टीरिया एंड किंगडम बैक्टीरिया। 3 डोमेन्स में लिविंग ऑर्गेनिजम्स को उन्होंने क्लासिफाई कर दिया। पहला डोमेन उन्होंने बताया आर्किया, दूसरा डोमेन उन्होंने बताया बैक्टीरिया, और तीसरा डोमेन उन्होंने बताया यूकैरिया। आर्किया के अंदर उन्होंने एक किंगडम रखा आर्कीबैक्टीरिया का, बैक्टीरिया के डोमेन के अंदर उन्होंने एक किंगडम रखा यू बैक्टीरिया का, और जो यूकैरिया है उसके अंदर उन्होंने बचे हुए सारे के सारे किंगडम्स जैसे कि प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया को प्लेस कर दिया। तो इस तरह से हमारा आज का वीडियो लेक्चर हमने समराइज कर लिया है। आज के वीडियो लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट्स अगर आपको हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं उनका जरूर रिप्लाई करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।